So, hello bachcho party, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati, a alumni of Aligarh Muslim University and director at STBZ. First of all, आप सभी लोगों का एएमयू कैप्सूल सीरीज में स्वागत है। जिन लोगों ने भी एएमयू कैप्सूल बुक खरीद लिया है उनके लिए एएमयू कैप्सूल कोर्स फ्री में है। जिन लोगों ने नहीं खरीदा है आप YouTube से हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने नीचे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जो चैप्टर आपको देखना हो आप वहां से बहुत सारे चैप्टर्स हमने डाल रखे हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट चाहिए कि भैया कंप्लीट लेक्चर भी मिल जाए और एक किताब भी मिल जाए तो आपको किताब खरीदनी पड़ेगी। अगर आप किताब खरीदते हो एक किताब आप हमारे ऐप से या फिर हमारे आप वेबसाइट से खरीद सकते हो। और अगर आप ये बुक खरीदते हो, देखो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। जो बुक मार्केट में जितने पैसे में मिल रही है सेम उसी पैसे में लगभग अप्रॉक्स उसी के कॉस्ट में हम आपको किताब दे रहे हैं। और किताब के साथ साथ देखो, बाहर से आप खरीदोगे कोई भी किताब तो सिर्फ किताब देके आपको छोड़ देंगे, पर हम आपको छोड़ने नहीं वाले हैं। हम आपको किताब के साथ साथ एक कोर्स भी फ्री देंगे जिसमें पिछले 14 साल के क्वेश्चंस का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन होगा। चैप्टर वाइज हम यहां पर वेटेज एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से एमयू फोड़ना है, प्रॉपर गाइडेंस वाली वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ 5 फुल मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। और जो हमने वीडियो सॉल्यूशन किया है ना, मतलब बहुत मेहनत से किया है और लगभग 70-80 घंटे से ज्यादा का वीडियो सॉल्यूशन है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मिला के। और अगर आप कहीं पे भी फंसते हो तो आप हमारी वीडियो खोलो और वहां से सिंपल पढ़ लो। कुछ कुछ चैप्टर्स के तो मैंने पूरी थियरी ही दे दी है जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल थे। तो अगर आप एएमयू बहुत कम टाइम में फोड़ना चाहते हो तो मैं बोलूंगा आप एक किताब, इस किताब को आप जरूर लगाना। अगर कम टाइम में अगर बहुत सॉलिड प्रिपरेशन चाहिए तो एएमयू कैप्सूल इज द मैंडेटरी बुक फॉर यू। तो आप इस किताब को मत छोड़ना। ओके बच्चा पार्टी, देखो तो इस किताब में ना बहुत ही यूनिक फीचर है। ये तो हम 14 ईयर का देंगे ही देंगे, वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे, रिटन सॉल्यूशन भी देंगे, स्ट्रेटजी वीडियो भी देंगे और आपको वेटेज चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस भी देंगे। और महीने में लगभग 1 से 2 मेरी लाइव क्लास होगी आपके गाइडेंस के लिए, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि किस तरीके से, अगर आपके मन में कभी डाउट आए कि भैया हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारा एएमयू में सिलेक्शन हो जाए, एएमयू में कट ऑफ किया जाता है, इसके लिए एक महीने में 1 से 2 मेरी लाइव क्लास होगी जिसमें आप आके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मुझसे अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट फेस टू फेस पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल सपोर्ट यू। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो हम लोग आज के सीरीज में शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर को। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में सर्कल्स के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूं इन एडवांस, जिसको आपको जरूर प्रिपेयर करके जाना चाहिए, वो है सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्किल, जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल, सेंटर के कोऑर्डिनेट को कैसे लिखना है, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, दो सर्किल आपस में एक्सटर्नली एक दूसरे को कब टच करेंगे, इंटरनली टच कब करेंगे, टेंजेंट का लेंथ, टेंजेंट का इक्वेशन, लोकस से रिलेटेड सर्किल्स के कुछ क्वेश्चंस, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। इन सभी बातों पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पे सर्कल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, सी इज द सेंटर ऑफ सर्किल, जहाँ पे सेंटर 0,1 दिया गया है, रेडियस यूनिटी का मतलब 1, और एक पैराबोला गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। पूछा जा रहा है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दे मीट एट ए पॉइंट अदर देन ओरिजिन। तो बात यहाँ पे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि एक सर्किल है जिसका सेंटर 0,1 है और रेडियस 1 है। तो 0,1 यहाँ वाई एक्सिस पे लाई करेगा इस तरीके से। और अगर आप सर्किल का एक रफ स्केच बनाना चाहते हो तो ये रहा सर्किल, रेडियस इसका 1 हो गया। अब जो पैराबोला है वो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पैराबोला भी वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल बनता है। अब वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल पैराबोला आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पे कैसे एक पैराबोला बन सकता है। नीचे की तरफ पैराबोला ड्रॉ किया ये सोच करके कि ए का वैल्यू नेगेटिव है, तो उस पर्टिकुलर केस में सर्किल को वो कभी भी ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पे टच नहीं करेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की तरफ ऐसे ग्राफ बने। अब यहाँ पे पैराबोला के इक्वेशन से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल के, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो वाई बाई ए है वो सर्किल के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। और सर्किल का इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर जो 1 है। तो अब यहाँ पे वाई बाई ए प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 आएगा, लेकिन दोनों साइड से प्लस 1 कैंसिल, तो ये अपने पास इक्वल टू 0 बच गया। तो या तो y का वैल्यू ही 0 हो जाए, है ना, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और आप अगर देखो y अगर 0 नहीं है
तो कुछ और नंबर होगा तो कॉमन लेके राइट साइड में सेंड कर देंगे, तो 0/y 0 ही होगा। और क्या बचेगा वो आपको दिखाता हूँ, 1/a प्लस वाई -2 इक्वल टू 0, यानी y का वैल्यू बचेगा 2 माइनस 1/a। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं y की वैल्यूज के लिए। अब ये 2 माइनस 1/a उठा करके हम लोग पुट कर देते हैं पैराबोला के इक्वेशन में फिर से, तो ये बन गया 2 माइनस 1/a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यानी कि बोला जा सकता है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2/a माइनस 1/a स्क्वायर हो गया, या फिर 2a माइनस 1/a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इट शुड मीट एट ए पॉइंट अदर देन ओरिजिन। हमने ये y इक्वल टू 0 एक्सेप्ट नहीं किया, हमने दूसरे वाले वैल्यू से एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश की। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, ओरिजिन पे हम लोग मीट कराना नहीं चाहते हैं। तो 2a माइनस 1/a स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अगर न्यूमरेटर को आप 0 कर भी दो तो एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1/2, ठीक है। तो इक्वल टू तो है नहीं 0 के, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल हो गया, और एक दूसरा वैल्यू होगा यहाँ पे नंबर लाइन पे 0, है ना। ये भी आप इक्वल टू नहीं ले सकते, तो ओपन इंटरवल, तो इस साइड में पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। बट इस साइड में हम लोग पॉजिटिव आ भी रहे फिर भी नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी इस पैराबोला के लिए यहाँ पे जब y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर था तो a हैज टू बी पॉजिटिव अगर इसको ऊपर की तरफ ग्राफ बनना है, तो क्योंकि a नेगेटिव होते ही नीचे की तरफ ग्राफ बन जाता और फिर कोई चॉइस नहीं था, ओरिजिन पे ही टच करता। तो दैट्स वाई ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती भी, बट उसके लिए a नेगेटिव हो जाता, वो प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है। सो क्योंकि ये नंबर लाइन a के लिए बन रहा है यहाँ पे, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप हाफ वैल्यू के आगे चले जाओ। सो विच मीन्स कि a का वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, a बिलोंग्स टू 1/2 से लेके इनफाइनाइट तक आप कहीं भी जा सकते हो, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इज अ सर्किल विद सेंटर p, इफ o इज द ओरिजिन देन op इज इक्वल टू। तो कोई भी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट h k है ना, अगर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड h k है तो उसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्किल के लिए, एच एक्स प्लस के वाई -2, है ना, इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2। तो -2 तो दोनों साइड से कैंसिल। और ऐसा लिख क्यों पा रहे हैं, क्योंकि जब भी सर्किल का इक्वेशन गिवन रहता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। अब ये जो पूरा का पूरा लेफ्ट साइड है इसको हम लोग एक नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि होता है कैपिटल एस, और कॉर्ड विथ मिड पॉइंट h के उसका इक्वेशन होता है S1 इक्वल टू S11। तो S1 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और S11 मतलब आपको डायरेक्ट वो पॉइंट रख देना होता है, मिड पॉइंट जो है उसमें रख देना होता है सर्किल से जो S निकल के आया है ना। तो -2 कैंसिल करके यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और क्या बोला गया है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन हम लोग समझ लो कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। तो अगर यहाँ पे कोई x1 y1 पॉइंट था इस लाइन के ऊपर जो गिवन है, तो वहां से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, और जहां पे भी वो पेयर ऑफ टेंजेंट सर्किल को टच करता है उनको ज्वाइन करने पे जो डैश्ड लाइन डॉटेड लाइंस है, ये होता है COC या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है इस x1 y1 के फॉर्मेट से कि S1 इक्वल टू 0 लिखते हैं हम लोग, तो x1 प्लस y1 -2 इक्वल टू 0, यानी कि x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे जो ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका जो मिड पॉइंट है, सपोज m h के जो हमने लेके इक्वेशन लिखा है, तो मिड पॉइंट लेके इक्वेशन लिखा वो फर्स्ट इक्वेशन आया, और अगर COC के कॉन्सेप्ट से लिखा तो सेकंड आया, बट है तो ए बी ही दो। तो मतलब ये कि 1 और 2 सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, तो ये बनेगा h डिवाइडेड बाई x1 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो यहाँ से x1 के बारे में हम लोग सीधे सीधे वैल्यू लिख सकते हैं 2h बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर,
और y1 के बारे में लिख सकते हैं 2k/h² प्लस k²। x1 y1 h और k के फॉर्म में आ चुका है, और सिंस x1 y1 लाई कर रहा था एक लाइन के ऊपर, है ना, वो लाइन का इक्वेशन यहाँ पे गिवन है 3x + 4y = 10, तो उसमें रख देंगे 3 टाइम्स ऑफ x का मतलब x1 का मतलब 2h/h² प्लस k² इक्वल टू 10। तो इसको अगर अच्छे से हम लोग लिख लिया जाए तो ये हो गया 10h² प्लस 10k² -6h -8k, है ना, वो राइट साइड में भेजने पे माइनस हो जाएंगे ये सब टर्म्स, इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास 10h² प्लस 10k² -6h -8k इक्वल टू 0। तो 10 से डिवाइड करने पे आएगा h² प्लस k² -6/10h -8/10k इक्वल टू 0। अब लास्ट में जब भी लोकस हम लोग लिखते हैं तो h और k की जगह पे x और y यूज कर लेते हैं, तो ये अपने पास सर्किल का इक्वेशन आ गया x² प्लस y² -6/10x -8/10 y इक्वल टू 0। p इसका सेंटर गिवन था, और सेंटर निकालने के लिए x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 3/10 हो गया और ये 4/10 हो गया। और OP पूछा जा रहा है, तो OP क्या हो जाएगा, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यानी कि 3/10 का होल स्क्वायर प्लस 4/10 का होल स्क्वायर, यानी कि ऊपर हो जाएगा 9/100 प्लस 16/100 विच इज 5/10, यानी कि 1/2। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आप देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए सर्किल विच पासेस थ्रू 2,3 एंड कट्स द सर्किल ऑर्थोगोनली देन लोकस ऑफ इट्स सेंटर इज। ऑर्थोगोनल का मतलब दोनों सर्किल 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, ठीक है। तो पहले आपको ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन आपको समझा देता हूँ। सपोज एक सर्किल है जिसमें x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन दिया हुआ है, और दूसरा सर्किल है x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 गिवन है। तो उस पर्टिकुलर केस में ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लिखना सबसे आसान इस मेथड से हो जाता है कि आप ये x वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 4g1g2। ऐसे ही y वाले कोफिशिएंट्स को भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा प्लस 4f1f2, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये जो कॉन्स्टेंट्स है उनका एडिशन करके डबल करना होता है ना। ये कंडीशन हो जाता है ऑर्थोगोनलिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि जो सर्किल 2,3 से पास कर रहा है ना, वो सर्किल का इक्वेशन मान लेते हैं कि लेट इट बी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, और ये जो सर्किल गिवन है ये पहला मान लेते हैं। तो जब आप इस कंडीशन का यूज करने जाओगे तो पहले इक्वेशन में तो कोई भी एक्स का कोफिशिएंट है नहीं, तो उसलिए वो हो जाएगा 0, प्लस दूसरे वाले केस में भी कोई भी y का कोफिशिएंट नहीं है, फिर से वो हो गया 0। तो इसलिए दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, जब कांस्टेंट की बात करेंगे तो 1 लेफ्ट साइड में जा चुका होगा, है ना, तो वो -1 c1 की तरह काउंट होगा, और प्लस जो c2 है वो ये c है। तो यहां से अपने को क्या मिल गया कि कांस्टेंट c का जो वैल्यू है वो 1 होना ही चाहिए। c का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया, और 2,3 से पास कर रहा है तो 2,3 आप उसके ऊपर रख दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 रखने पे 4g बन जाएगा, और 3 रखने पे यहाँ पे 6f बन जाएगा, और c का वैल्यू 1 है, तो दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी 4g प्लस 6f, ये 4 और 3 मिला के, 4 और 3 का स्क्वायर मिला के 13 प्लस 1 टोटल यहाँ पे 14 हो गया, तो प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हो गया। और फर्दर अगर बात किया जाए तो सेंटर के लोकस की बात की गई थी, तो सेंटर तो होता है -g -f, तो इस सेंटर को हम लोगों को h, k एज्यूम करना होता है। लोकस जिसका भी निकालना होता है उसको हम लोग h, k मानते हैं। तो जानबूझ के यहाँ पे एक काम करते हैं, -4 लिख के -g बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग h लिख सकते हैं। ऐसे ही -6 लिख के -f बना लेते हैं जहाँ पे k लिखा जा सकता है, और प्लस 14 इक्वल टू 0। फर्दर अगर आप इसको xy में लिखना चाहते हो तो -4x -6y प्लस 14 इक्वल टू
0 आ गया, या यूं कहें तो 4x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0, या 2 से डिवाइड करके 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सर्किल टचेस द एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो टचेस द सर्किल विद सेंटर 0,3 एंड रेडियस 2। अगर आप इस वाले को काउंट करो जिसका सेंटर 0,3 पे है, तो 0,3 यानी कि y एक्सिस 0,3 सेंटर लेकर के, और इस तरीके से अगर आप एक सर्कल सोचो तो रेडियस उसका 2 गिवन है, ये सेंटर C1 मान लेते हैं, और एक दूसरा जो सर्किल है वो इसको भी टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। इस तरीके से इसका सेंटर C2, हमें नहीं पता अभी फिलहाल में क्या है उसका सेंटर, बट लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज बीइंग आस्क्ड, है ना। इस सेकंड वाले सर्किल का सेंटर का लोकस चाहिए, तो सेंटर के लोकस निकालने के लिए हम लोग उस पॉइंट को h कॉमा k मान लेते हैं। तो एक्सटर्नली टचिंग सर्किल्स हैं, तो पहला कंडीशन तो यही हो जाएगा कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो C1 C2 हो जाएगा h माइनस 0 का स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर, और ये रूट के अंदर पूरा क्वांटिटी रहेगा, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 की बात करें तो अपने पास R1 यानी कि फर्स्ट रेडियस आप देखो तो 2 है, और R2 मतलब ये k का जो वैल्यू है वो हम लोग लिख सकते हैं, है ना, k। अच्छा, ये k कोऑर्डिनेट निगेटिव भी हो सकता था, क्योंकि हो सकता था कि एक्स एक्सिस को टच करता हुआ ये सर्किल नीचे की तरफ भी बना हो, तो इसलिए इसका मॉड वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। अब इसको एक्सपेंड कर दें रूट वगैरह हटा करके, तो ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 हो जाएगा, और इधर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ मॉड के हो जाएगा। तो के स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और अपने पास क्या बचा वो आप h की जगह पे x रख दो और k की जगह पे y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये टोटल 4 माइनस 9 माइनस 5 हो गया, प्लस 6y हो गया, और प्लस 4 मॉडुलस ऑफ y हो गया। अगर बाई चांस y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ऊपर है, तो मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ -5 प्लस 6y प्लस 4y, जो कि हो जाता 10y माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10y माइनस 5, ये एक पैराबोला है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया, अ सर्किल इज टेंजेंट टू टू साइड्स ऑफ ABCD एंड पासेस थ्रू एग्जैक्टली वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, रेडियस ऑफ द सर्किल इज। तो यहाँ पे एक सबसे पहले ABCD स्क्वायर बना लेते हैं। सपोज ये अपने पास एक स्क्वायर हो गया, जिसमें ये A है, ये B है, ये C और ये D है, यूनिट एरिया है। उसके हिसाब से हम लोग ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये सारा 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो D का कोऑर्डिनेट भी 1,1 हो गया। और सर्किल की बात करें तो बोला गया है कि सर्किल इज टेंजेंट टू टू साइड्स ऑफ ABCD, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टू साइड्स यानी कि एक AB हो गया और एक BC हो गया, और ये भी बोला गया है कि इट पासेस एग्जैक्टली थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, तो ये D से पास कर रहा है, C से पास नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से पास करेगा, एक ही वर्टिसेस से। इस सर्किल का सेंटर अगर आप यहाँ पे देखो तो सिंस x और y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, अगर ये और ये देखो तो आप रेडियस ही है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया r, सेंटर का। और आगे और भी चीज अगर ऑब्जर्व की जाए, इसको एक्सटेंड करने पे ये पॉइंट सपोज मिलेगा C और D वाली लाइन पे E। तो अगर मैं बात करूं कि इस O पॉइंट को जो सेंटर कोऑर्डिनेट ले रहा हूं D से ज्वाइन कर दूं, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो डिस्टेंस है O से लेके E तक, है ना, ये सपोज अपने पास F पॉइंट है, तो F से लेके E तक टोटल 1 था, उसमें से रेडियस, ये वाला रेडियस मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस है वो तो 1 माइनस R हो जाएगा। और अगर आप ऑब्जर्व करो पूरा पूरा का पूरा C टू D 1 था, बट वहां से CE डिस्टेंस इक्वल होगा R के रेडियस के इक्वल, तो यानी कि सिर्फ इतने डिस्टेंस की बात करूं D से लेके E तक, तो वो भी 1 माइनस R है, और O से D तक तो रेडियस ऑफ द सर्किल है फिर से, तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करके लिख सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस R स्क्वायर प्लस 1 माइनस R का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो क्या मिलेगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस R का होल स्क्वायर, यानी R का वैल्यू हो गया √2 टाइम्स, यहाँ पे 1 माइनस R का होल स्क्वायर है, 1 माइनस R स्क्वायर नहीं,
तो r का वैल्यू लिखा जा सकता है √2 1 माइनस r, विच इज r का वैल्यू इक्वल टू √2 माइनस √2r, यानी r कॉमन लेके 1 प्लस √2 लिखा जा सकता है इक्वल टू √2, जो कि हो गया r इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √2। रैशनलाइज कर देंगे अगर इसको तो √2 इंटू 1 माइनस √2 भी लिखा जा सकता है, और नीचे 1 माइनस √2 आते ही वो बन जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 2 हो जाएगा, विच इज -1। वो -1 अगर आप ऊपर एडजस्ट करोगे तो √2 माइनस 1 लिखा जा सकता है, जिससे वो बन जाएगा 2 माइनस √2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 5 एंड विच टचेस द सर्किल एक्सटर्नली एट पॉइंट 5,5 इज। तो एक सर्किल का इक्वेशन हमें बताना है जो एक दूसरे सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, और जिस सर्किल को वो टच कर रहा है उसको हम लोग एक दूसरे कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये बड़ा वाला सर्किल है यहाँ पे, जिसका इक्वेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसका सेंटर C2 मान लेते हैं, जो कि 1,2 हो जाएगा, है ना। एक्स और वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करते हैं जब भी हमें सेंटर चाहिए होता है। तो ये एक बात हो गई। और ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये क्या है, 5,5 जहाँ पे टच कर रहा है। तो सेंटर हमें नहीं पता ये फर्स्ट वाले सर्किल का, बट रेडियस पता है कि इसका रेडियस कितना है, 5 है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम लोग R2 निकाल लें सेकेंड सर्किल का रेडियस, तो कुछ आइडिया लग सकता है। तो सेकेंड सर्किल का रेडियस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -20 प्लस 20 हो जाएगा, यानी √25 यानी कि 5। तो ये डिस्टेंस भी 5 हो गया। इसका मतलब ये जो टच करने वाला पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट आ गया। और अगर वो मिडिल पॉइंट है तो C1 का कोऑर्डिनेट अगर अल्फा बीटा हुआ होता तो अल्फा प्लस 1/2 का वैल्यू 5 होता, और बीटा प्लस वन नहीं, बीटा प्लस 2, है ना। C2 का वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2 करते तो भी 5 आता। ये जो मिडिल पॉइंट है, लेट सपोज पॉइंट P है, उसका वाई कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते थे। तो अल्फा का वैल्यू हो जाता 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9, बीटा का वैल्यू हो जाता 10 माइनस 2 8, यानी कि सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 9 और 8। तो सर्किल का इक्वेशन हो जाता x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7 है द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, ए पेयर ऑफ कंकरेंट स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, पॉइंट सर्किल, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो कभी भी एक इस टाइप का इक्वेशन आप देखो, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जब भी आप ये ऑब्जर्व कर पाओ कि एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, तो एक्स वाई का टर्म नहीं है अगर, तो सर्किल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और अगर ए और बी भी सेम है, जैसा यहाँ पे ए और बी का वैल्यू 1 है, कोई एक्स वाई का टर्म नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, अगर आप सेंटर इस सर्किल का बोलना चाहते हो तो वो -g माइनस एफ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये -2 -3 हो जाएगा, और रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये तो 4 हो गया, ये 9 हो गया और -13 हो गया, यानी रेडियस 0 आ गया। दैट्स वाई ये आप बोल सकते हो कि सर्किल विद सेंटर -2 -3, बट रेडियस तो 0 है, तो एक पॉइंट सर्किल आ गया। ये ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्किल एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा आइसोसेलेस के कंडीशन में, उससे रिलेटेड ऑप्शंस बना के दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं हम लोग, एक रफ स्केच ऑफ सर्किल यहाँ पे। अब अगर बोला जा रहा है कि ए बी एक डायमीटर है, तो ये रहा आपके सामने ए बी, सेंटर यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे हो गया, और सी एक कोई भी सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है, तो यहाँ पे सी ले लेते हैं, ठीक है। एक थियरम आपने पढ़ा होगा कि अगर सेंटर पे जितना एंगल बनता है उसका आधा एंगल यहाँ पे बनता है, तो डेफिनेटली ये 180 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री बन गया सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया मिनिमम या मैक्सिमम
होगा ये दो ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में पेरीमीटर के बारे में कमेंट किया गया है। ठीक है, ध्यान से एक बार देखते हैं कि अगर ये एंगल मैंने थीटा लिया और ये ए बी पूरा का पूरा लेंथ स्मॉल डी ले लिया डायमीटर, तो ये 90 डिग्री सी पे होने की वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसी ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे बाहर बना दूं आपके आसानी से समझ में आने के लिए, तो ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए बी जो है वो डी है, और थीटा जो है यहाँ पे मैंने लिया था इस तरीके से। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए सी बाई डी इज इक्वल टू साइन थीटा, और बी सी बाई डी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो वहां से ए सी और बी सी की वैल्यू मुझे पता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस तो अपने पास बी सी हो गया और हाइट हो गया ए सी। तो ये अपने पास बी सी इंटू ए सी हो गया, और इसकी वैल्यू हम ऊपर से यूज कर सकते हैं ए सी और बी सी की। तो दिस विल बी डी कॉस थीटा एंड दिस विल बी डी साइन थीटा। अगर मैं जानबूझ के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो d/4 हो गया। और ये जो बचा ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कुछ और नहीं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। ये क्या है, साइन 2 थीटा। यानी कि जो एरिया है वो साइन 2 थीटा पे डिपेंडेंट है। और साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम तब होगा जब 2 थीटा 90 डिग्री हो जाए, है ना। 2 थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री। साइन 91 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा वहां से, 45 डिग्री। ये क्या बताता है कि थीटा जो एंगल है वो कुछ और नहीं 45 डिग्री है। और अगर ये 45 है, ये 90 है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 45। यानी ये आइसोसेलेस हो जाएगा ट्रायंगल, तब जाकर के एरिया अपना मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल विच सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर। तो सबसे पहले तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये एक सर्किल हो गया, और एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज कि ये कॉर्ड जो है वो कुछ और नहीं ए बी है। इसके मिडिल पॉइंट को सी ले लेते हैं, जिसका लोकस हमें बताना भी है, तो एच कॉमा के मान लेते हैं इस मिडिल पॉइंट को। सेंटर ऑफ द सर्किल क्लियरली विजिबल है, 0 0 है ना। और रेडियस ए है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ओ से ए तक, इसको स्मॉल ए बोला जा सकता है। अब यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया जाए, कॉर्ड जो है 90 डिग्री यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबटेंड 90 डिग्री और राइट एंगल एट सेंटर। तो ये एंगल 45 तो बोला ही जा सकता है ना। इस साइड भी 45 हो जाएगा, तो अगर वो 45 है तो इधर भी 45 हो गया। तो बोला जा सकता है कि ओ सी डिवाइडेड बाई स्मॉल ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दिस इज साइन 45 डिग्री, यानी कि 1/√2। इसका मतलब ये कि ओ सी डिस्टेंस को a/√2 बोला जा सकता है। और अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे तो ओ सी का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू a/√2। स्क्वायरिंग कर देंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। लास्ट में एच और के की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये अपने पास आ गया लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, इफ द स्क्वायर्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट पी टू द सर्कल्स आर इन एपी, देन एबीसी एपी में है, जीपी में है, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर एपी में है, या जीपी में है। इस टाइप के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो मान लेते हैं कि पॉइंट पी जो है वो कुछ और नहीं x1 y1 है। तो टेंजेंट्स किसी भी पॉइंट से सर्किल पे जब ड्रॉ करते हैं तो उस लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ S11। यहाँ पे S11 का मतलब कि सर्किल का जो भी एक्सप्रेशन है उसमें आप x1 y1 पुट कर दो, है ना। तो सर्किल का एक्सप्रेशन जब मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है कि सबको लेफ्ट साइड में बुला के रखना रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो लेफ्ट साइड वाला टर्म है ये पूरा का पूरा ये कैपिटल एस होता है, वैसे ही हर जगह पे करना पड़ेगा। और उसमें आपको ये x1 y1 पुट करना पड़ेगा। तो यानी कि अब स्क्वायर्स ऑफ टेंजेंट्स का बात बोला गया है, तो अगर मैं L1 की बात करूं, पहला टेंजेंट ले लूं L1, तो वो हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा S11, है ना। फॉर फर्स्ट सर्किल अप्लाई करते हैं, हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वहीं पे अगर मैं सेकेंड सर्किल के ऊपर टेंजेंट के लेंथ का स्क्वायर करूं तो वो हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और थर्ड वाले की बात करूं तो L3 का स्क्वायर हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये चीजें जो है वो एपी में है ऐसा बोला जाता है। तो अगर ए बी सी एपी में होता है तो हम बोलते हैं कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, है ना। ये रूल होता है कॉमन डिफरेंस के हिसाब से।
तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग कंडीशन अगर अप्लाई कर दें तो पहले वाले टर्म को अगर स्मॉल ए की तरह ट्रीट करें और लास्ट वाले को स्मॉल सी की तरह ट्रीट करें तो बीच वाले का डबल किनारे किनारे वालों के सम के इक्वल अंदर भेजो और सिंप्लीफाई करो तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, जिससे ये पता चलता है कि b स्क्वायर मिडिल में होगा और a स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे साइड साइड में आप लिख सकते हो जैसे ये वाले रूल के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों जो है इन AP हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रियल टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 1 टू द सर्किल। तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, और उसका तरीका ये होता है कि आप इस पॉइंट को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। तो कितने टेंजेंट्स रियल में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 1, 1 से, उसको जानने के लिए 1, 1 सर्किल के अंदर लाई कर रहा है या सर्किल के ऊपर या बाहर, ये पता करना पड़ेगा। और उसके लिए कुछ नहीं, आपको ये सीधे सीधे पॉइंट उसमें पुट कर देना होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -6 इंटू 1 -4 इंटू 1 और +4, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन में हमने एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दिया। तो ये आ गया 2 -6 -4 प्लस ओवरऑल ये आ गया -4 अपने पास, जो कि लेस देन 0 क्वांटिटी है। मतलब लेस देन आने से ये पता चल जाता है कि वो पॉइंट पी सर्किल के अंदर ही है। कहीं इक्वल टू 0 आता मतलब सर्किल पे लाई करता, और ग्रेटर देन 0 आता मतलब सर्किल के बाहर आता। सर्किल के बाहर से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, सर्किल के ऊपर होता तो एक टेंजेंट और अंदर है तो आप कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे गिवन है द लाइंस 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 आर डायमीटर्स ऑफ सर्किल, और उसका एरिया भी बता दिया गया है कि 154 स्क्वायर यूनिट्स है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल लाइंस है वो डायमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, अलग अलग डायमीटर्स को। हालांकि कोई भी दो डायमीटर अगर आप सॉल्व कर लो तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाता है। तो पहला जो डायमीटर है उसमें आप मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 12y इक्वल टू 20 इंटू 4 करने पे। और जो दूसरा डायमीटर है उसको भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंटू 3 करके, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 12y इज इक्वल टू 21। और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये -x हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा -1, यानी x का वैल्यू 1 आ गया। और किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर जो 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 है, अगर आप उसमें ही पुट कर देते हो तो 2 माइनस 5 इक्वल टू 3y हो जाएगा, है ना। मैं पुट कर देता हूँ, दिस इज 2, फिर -3y इक्वल टू 5, वहां से 3y का वैल्यू -3 यानी y का वैल्यू -1 आ जाएगा। यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट अपने को मिल चुका है 1 -1 आ गया। और एरिया 154 है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर इज 154, यानी 22/7 आर स्क्वायर इज 154, ठीक है। तो रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 154 इंटू 7 बाई 22 से 154 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो रेडियस का वैल्यू आ गया अपने पास 7। सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -1 हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो मिल जाएगा अपने को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 2y, है ना, और -47 इज इक्वल टू 0 ओवरऑल। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख। क्वेश्चन नंबर 13 है एरिया ऑफ द सर्किल सेंटर्ड एट -92,103 एंड पासिंग थ्रू -95,99 इज। तो अगर सर्किल का एक सेंटर यहाँ पे आपको पता हो, सपोज सी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर वो सर्किल पॉइंट पी से पास कर रहा है, यानी कि ये रहा पॉइंट पी, तो सीपी ही आपका रेडियस हो जाएगा। यानी कि आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ सीपी कैलकुलेट करना है, अपने आप एरिया आ जाएगा। तो सीपी कैसे कैलकुलेट होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -92 माइनस ऑफ -95 करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा -92 प्लस 95 हो जाएगा उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो 103 माइनस 99 हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो ये आ गया √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 और 16 मिला के 25, उसका स्क्वायर रूट हो गया 5। तो रेडियस का वैल्यू 5 आ गया, तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, तो एरिया का वैल्यू आ गया 25 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 है वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ दिस सर्किल इज गिवन बाई। तो इस सर्किल का सेंटर बताना है तो आप x और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर लो सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा -2,
है ना। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, सर्किल का ऐसा इक्वेशन जब भी दिया रहे और आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको सीधे सीधे -2 से आप डिवाइड कर दो, आपको सेंटर मिल जाया करेगा। अब डायमीटर की बात करें तो सर्किल में कहीं से भी आप डायमीटर ड्रॉ करो, सेंटर से तो पास करेगा ही। तो आप एक एक ऑप्शन यहाँ पे पहले चेक कर लो। ये तो हो जाएगा 6 + 6, कभी भी जीरो नहीं आएगा। ये हो जाएगा 18 - 2, ये भी जीरो नहीं आएगा। ये हो जाएगा 18 + 2, ये भी जीरो नहीं आएगा। लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा और वही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि a line is drawn through the point P3, 11 to cut the circle at points A and B, then PA into PB is। तो यहाँ पे एक सर्किल है और एक सर्किल को दो जगह पे कट किया जा रहा है, ए और बी पे। ठीक है, ये लाइन जो है एक लाइन है जो दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, ए और बी। प्रोडक्ट पूछा जा रहा है पी ए इंटू पी बी। तो एज पर थ्योरम ये जो पी ए इंटू पी बी है ये सीधे सीधे हो जाता है पी टी स्क्वायर। यहाँ पे पी टी स्क्वायर का मतलब है पॉइंट पी से इस सर्किल के ऊपर आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हो उसका लेंथ, है ना। ये टी अगर मान ले पॉइंट, तो यही पी टी हो गया। तो जो पी ए इंटू पी बी होता है वो पी टी स्क्वायर के इक्वल होता है, और पी टी लेंथ ऑफ टेंजेंट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है √S11। √S11 का मतलब ये कि जो सर्किल में इक्वेशन है x² + y² -9, ये s का वैल्यू होता है, कैपिटल S का। और 11 का मतलब है कि आपने x की जगह पे और y की जगह पे x1 y1 रख दिया, जो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। x1 y1 p का कोऑर्डिनेट होता है। तो ये अपने पास क्या आ जाता, 3 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर -9। तो 3 का स्क्वायर और -9 कैंसिल हो गया। √11 स्क्वायर इज नथिंग बट 11। तो पी ए इंटू पी बी का वैल्यू कितना हो गया, पी टी स्क्वायर था तो वो तो अपने पास 11 का स्क्वायर यानी 121। ऑप्शन नंबर डी आ गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्किल विच टचेस अनदर सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है। सबसे पहले देखो, आप एक सर्किल है, उसके ऊपर एक कॉर्ड मान लेते हैं कि ये कॉर्ड है ए बी, और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। मतलब ये कि आउटसाइड पॉइंट से पहले किसी ने यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉप किए होंगे ए और बी पे, और ए और बी को ज्वाइन करने पे वो बन जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे कॉर्ड बन रहा है, इसलिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नाम पड़ गया इसका। तो इसका इक्वेशन अगर लिखा जाए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट थ्रू h, के, है ना। ये जो पॉइंट है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसका लोकस निकालना है, इसको मान ले पी h, के। तो इस सर्किल के लिए जो s होता है वो डिफाइन करते हैं हम लोग x² + y² - a²। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी इक्वेशन ऑफ ए बी इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होता है, S1 = 0। तो S1 इसके लिए क्या होता है, hx + ky - a² = 0। तो यहाँ पे अपने को एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन ऑफ ए बी। अब ये भी बोला जा रहा है कि ये locus of point of intersection of tangent at extremities of a chord of the circle which touches this circle। एक और सर्किल दिया हुआ है जिसको ये टच करता है ना। तो ऐसे रफ स्केच बना लेते हैं कि ये जो है इस तरीके से टच कर रहा है एक और सर्किल को, और उसका सेंटर अगर आप देखो तो a,0 हो गया, a,0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को -2 से डिवाइड करना होता है, तो इसलिए वो a बचेगा, y कोऑर्डिनेट, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे है नहीं कुछ सर्किल के इक्वेशन में, इसलिए y का कोऑर्डिनेट सेंटर का 0 हो गया। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम दिस सेंटर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस उस पर्टिकुलर सर्किल का। ठीक है, तो जरा ये निकालने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम a,0, है ना। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस लिखने अब जा रहे हैं हम लोग। तो एच एक्स में पहले x की जगह पे a आ जाएगा, तो मॉड ऑफ एच ए आ गया, प्लस k × 0 आ गया, और -a² डिवाइडेड बाई √h² + k²। और ये जो वैल्यू आ रहा है ये रेडियस ऑफ द सर्किल के, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रूट के अंदर a² + 0²। कांस्टेंट कोई है नहीं इसमें, तो ये अपने पास a आ गया। तो रेडियस इसका a है तो इक्वल टू a, तो ये आ गया मॉड ऑफ HA - a² इज इक्वल टू a √h² + k²। लोकस अपने पास आ चुका है।
ए चाहे तो हम लोग कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो h माइनस ए का मॉड इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो, और मॉड वाले टर्म का आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah, विच मीन्स कि एच स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और फाइनल इक्वेशन अपने पास क्या बचा, के स्क्वायर प्लस 2ah इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बच गया। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं बाई पुटिंग एक्स वाई वैल्यू। ये अपने पास वाई स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू ए स्क्वायर आना चाहिए एच और के को फाइनली एक्स और वाई के फॉर्म में लिखने पे। अब एक एक पॉइंट हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें पुट करके कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि उसने बोला है पासेस थ्रू द पॉइंट, है ना। तो पहला ही पॉइंट अगर मैं पुट करूं, एक्स की जगह पे a/2, वाई की जगह पे 0, तो ये 2a इंटू a/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो 0 प्लस ए स्क्वायर सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब वही करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द लाइंस जॉइनिंग ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस 2 एंड सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आर एट राइट एंगल्स, देन m की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे बात यह है कि एक सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर 0 0 पे है, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर रेडियस 1 है। तो इस केस में अगर मैं x और y एक्सिस इस तरीके से ड्रॉप कर लूँ, यहाँ पे ये हो गया x, ये हो गया y, तो बोला ये जा रहा है कि अगर एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस 2, वो सर्किल को किन्हीं दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट सपोज ये P है या ये Q है, तो ओरिजिन से जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इन दोनों पॉइंट्स का, सपोज L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, वो 90 डिग्री पे है। मतलब ये बोला जा सकता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन दे आर एट 90 डिग्री। और ऐसी सभी लाइंस अगर जो ओरिजिन से पास करती हैं y इक्वल टू mx फॉर्म में होती हैं, और दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन कभी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लिखना हो, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें हमेशा दो लाइंस आएंगी L1 L2, और वो पासिंग थ्रू ओरिजिन ही होंगी, है ना। और वो L1 L2 परपेंडिकुलर तब होती हैं जब a प्लस बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 हो जाए। इसी बात का यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, बट पहले हमें इस टाइप का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वहां से हम लोग y माइनस एम एक्स का वैल्यू 2 लिख सकते हैं, और y माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू 1 लिख सकते हैं, है ना। अब इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। ये जो सर्किल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आता, इसमें 1 की वजह से ये होमोजीनियस नहीं है। जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है उसकी डिग्री तो 2 है, बट यहाँ पे डिग्री अब 2 मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे y माइनस एम एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और माइनस y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर करके, और फिर मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये माइनस वाई स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2mx y आ जाएगा, और फिर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर अब बात करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की, तो वो आ गया 4 माइनस एम स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की बात करो तो 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 आएगा। तो ये वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी कि m स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 7। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, प्लस माइनस रूट 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन है रूट 51 इज ए रैशनल नंबर, तो बिल्कुल यह गलत स्टेटमेंट है ना, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर ऑप्शन बी बोला गया है, ईच रेडियस ऑफ ए सर्किल इज ए कॉर्ड। रेडियस कॉर्ड कैसे हो सकता है ना, रेडियस तो एक वैल्यू है ना, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, सर्किल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन इलिप्स, तो बिल्कुल सही बात है। इलिप्स जो होता है उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अगर उस इलिप्स का सेंटर 0 0 पे है तो, एंड दैट इज इक्वल टू 1। और जैसे ही अगर आपने ए और बी को सेम किया तो वो बन जाता है स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, जो कि एक सर्किल हो गया हैविंग सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस ए। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।